सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जाति के बारे में। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। पश्चिमी देशों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है, तो भारत में जाति एवं वर्ण। इसी पर समाजशास्त्री डॉक्टर सक्सेना ने लिखा है, जाति हिंदू सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार रहा है, जिससे हिंदुओं का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन प्रभावित होता रहा है। हिंदुओं के सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन बिना जाति के विश्लेषण के अपूर्ण ही रहता है। इसी प्रकार श्रीमती कर्वे का मत है, यदि हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को समझना चाहते हैं तो जाति प्रथा का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। भारत में जाति की व्यापकता एवं महत्व को बताते हुए समाजशास्त्री मजूमदार ने लिखा है, जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। सामान्यतः भारत जाति एवं संप्रदायों की परंपरात्मक स्थली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हवा में भी जाति घुली हुई है, यहाँ तक कि मुसलमान तथा ईसाई भी इससे अछूते नहीं हैं। भारत में जातियों की अधिकता एवं व्यापकता को देखकर समाजशास्त्री हट्टन लिखते हैं कि जाति व्यवस्था के सम्यक अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता है। इस प्रकार से विभिन्न समाजशास्त्रियों के जो मत हैं वो हमें यह बताते हैं कि भारतीय समाज में जाति का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसी वजह से लंबे समय से भारतीय समाज में जाति व्यवस्था विद्यमान है। आगे हम चर्चा करेंगे जाति के अर्थ और इसकी परिभाषाओं पर। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम जान लें तो आगे हमें परिभाषाओं में समझने में आसानी रहेगी। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट CASTE कास्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मत विभेद तथा जाति से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में ग्रेशिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया। उसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबाय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। ये जाति का शाब्दिक अर्थ है। विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने जाति के बारे में जो परिभाषाएं दी हैं उन पर हम अब आगे चर्चा करेंगे। मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। ये परिभाषा दी है मजूमदार एवं मदान ने। और बंद वर्ग हम इसको इस अर्थ में समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म ले लिया है, ताउम्र जब तक वह समाज में है उस व्यक्ति को उसी जाति का सदस्य बनकर रहना होता है। दूसरी परिभाषा है कुले के अनुसार, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। ये जो दोनों ही परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित है, यह हमें बताती हैं। J.H. हट्टन ने जो परिभाषा दी है वह है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों या जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। ये J.H. हट्टन की परिभाषा है। इसी प्रकार से ब्लंट के अनुसार जाति एक अंतर्विवाही समूह अथवा अंतर्विवाही समूहों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता आनुवांशिक होती है, जो सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। इसके सदस्य या तो एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय करते हैं
अथवा किसी सामान्य आधार पर अपनी उत्पत्ति का दावा करते हैं। इस प्रकार एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य होते हैं। ये विभिन्न परिभाषाएं हैं जो समाजशास्त्रियों ने दी हैं, जो हमें जाति के बारे में बताती हैं। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है, जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है, जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा तथा सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती हैं। इस प्रकार से जाति का अर्थ और परिभाषा समझने के बाद, इन पर चर्चा करने के बाद, अब हम चर्चा करेंगे जाति प्रथा की विभिन्न विशेषताओं पर। जाति प्रथा की जो विभिन्न विशेषताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला ही विशेषता है समाज का खंडनात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद और कार्य निश्चित हैं। समाजशास्त्री घुरिये कहते हैं कि खंड विभाजन से तात्पर्य एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर अपनी जाति तक ही सीमित होती है। प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और उनसे जातीय नियमों का पालन करवाती है। जाति के नियमों का उल्लंघन करने पर उन पर जुर्माना किया जाता है और कभी कभी तो उसे जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है संस्तरण। समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं है, वरन उनमें ऊंच नीच का एक संस्तरण अथवा उतार चढ़ाव पाया जाता है। ऊंच नीच की व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है और शूद्रों का सबसे नीचा। क्षत्रिय एवं वैश्य उनके मध्य में आते हैं। जन्म पर आधारित होने के कारण इस संस्तरण में स्थिरता एवं दृढ़ता पाई जाती है। अगली विशेषता है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के ऐसे नियम हैं कि उसके सदस्य किस जाति के यहाँ कच्चा, पक्का तथा फलाहारी भोजन कर सकते हैं, किनके हाथ का बना भोजन कर सकते हैं, किनके यहाँ का पानी पी सकते हैं, किसके साथ बैठकर हुक्का बीड़ी पी जा सकती है, किनके यहाँ धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग अपने लिए किया जा सकता है आदि। सामान्यतः ऊंची जातियों के द्वारा बनाया गया भोजन निम्न जातियां स्वीकार कर लेती हैं, किंतु निम्न जातियों द्वारा बनाया गया कच्चा या कभी कभी पक्का भोजन भी उच्च जातियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। अगली विशेषता है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जबकि निम्न अछूत जातियों को उनसे वंचित किया गया है। खास तौर पर दक्षिणी भारत में अछूत जातियों पर अनेक निर्योग्यताएं लादी गई हैं। मालाबार के इजाबाहा लोगों को जूते पहनने, छाता लगाने एवं गाय का दूध निकालने की आज्ञा नहीं थी। अछूतों को स्कूल, मंदिर, तालाब, कुएं, सार्वजनिक स्थान और बगीचों के उपयोग की मनाही थी। अछूतों की बस्तियां गांव से दूर होती थी। इस प्रकार उच्च जातियों को सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त रहे हैं और अछूतों को अनेक निर्योग्यताओं से पीड़ित रहना पड़ा है। अगली विशेषता की हम चर्चा करें तो वह है पेशे से अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। प्राय प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। कई जातियों के नाम से ही उनके व्यवसाय का बोध होता है। प्रत्येक जाति यह चाहती है कि उसके सदस्य निर्धारित जातिगत व्यवसाय ही करें। अन्य जातियों के लोग भी एक व्यक्ति को अपना जातीय व्यवसाय बदलने से रोकते हैं, किंतु कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जैसे कृषि, व्यापार, सेना में नौकरी आदि, जिनमें सभी जातियों के व्यक्ति काम करते हैं। नेक्स्ट विशेषता है विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति अथवा उपजाति में विवाह करती है।
जाति या उपजाति से बाहर विवाह करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अगली विशेषता है जन्मजात सदस्यता। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु पर्यंत उसी में बना रहता है। शिक्षा, धर्म, व्यवसाय एवं गुणों में वृद्धि करने से जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती। अगली विशेषता जाति का राजनीतिक स्वरूप। समाजशास्त्री डॉक्टर सक्सेना का मत है कि जाति एक राजनीतिक इकाई भी है, क्योंकि प्रत्येक जाति व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिपादित करती है और अपने सदस्यों पर उनको लागू करती है। जाति पंचायत, उसके कार्य और संगठन जाति के राजनीतिक पक्ष के ही प्रतीक हैं। जाति के द्वारा विधायिक, न्यायिक और कार्यकारिणी संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं, जिसके कारण उसे राजनीतिक इकाई का रूप मिलता है। उच्च जातियों की अपेक्षा निम्न जातियों में जाति पंचायतों का संगठन अधिक सुदृढ़ होता है। जाति पंचायत के सदस्य साधारणतः वंशानुगत होते हैं। वर्तमान में जाति पंचायतों का क्षेत्र सीमित हो गया है। जाति की ये सभी विशेषताएं हैं जो प्रारंभ से जाति में पाई जाती रहती हैं, समाज में पाई गई हैं, किंतु जाति की ये जो सभी विशेषताएं हैं वर्तमान समय में बहुत कुछ इनमें बदलाव आया है, जिसके बाद जाति का जो संरचनात्मक और सांस्कृतिक स्वरूप है वह भी परिवर्तित हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।